चलिए तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। आज का टॉपिक क्या है? प्रिज्म। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रिज्म के बारे में। देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म होता है एक प्रकार की वस्तु ही है, ठीक है। प्रिज्म एक प्रकार की वस्तु है। अब इस वस्तु के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें जानना है, तो पहले तो हम इसकी संरचना देखेंगे। संरचना कि ये किस तरीके का होता है, ठीक है। ये जो प्रिज्म है ये किस तरीके का होता है और इसके क्या कार्य हैं, ठीक है। प्रिज्म का कार्य देखेंगे, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है प्रिज्म। और प्रिज्म क्या है? एक प्रकार की वस्तु है और इस वस्तु के बारे में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है, तो इसकी संरचना और इसके कार्य देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले संरचना पे देखते हैं कि ये होता कैसे है, ठीक है। तो प्रिज्म आप देख सकते हैं कि इस तरीके से होता है, ठीक है। प्रिज्म किस तरीके से होता है? इस तरीके से होता है। और ये है क्या? तो ये है पारदर्शी ठीक है, माध्यम। पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी का मतलब होता है कि जिसके आर पार देखा जा सकता है। तो ये क्या है? पारदर्शी माध्यम है जिसके आर पार देखा जा सकता है। ये इस तरीके का होता है, ठीक है। और माध्यम का मतलब होता है कि जिसमें से प्रकाश होके जाए, ठीक है। जिसमें से प्रकाश होके जाए उसे हम माध्यम कहते हैं, ठीक। तो प्रिज्म क्या होता है? पारदर्शी वस्तु होता है जिसमें से प्रकाश आर पार निकल जाता है, ठीक है। इसकी संरचना आप देख रहे हैं, तो मैं बना दे रहा हूँ इसकी संरचना। जब इसको हम सामने से देखेंगे, ठीक है, ये जो प्रिज्म है इसको हम इधर से देखेंगे, सामने से देखेंगे, ठीक है। तो इसकी संरचना कैसे होगी? तो सामने से देखने पर ये एक त्रिभुज के जैसा दिखेगा। ये कैसे दिखेगा? त्रिभुज के जैसा, ठीक है, सामने से देखने पर, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे से देखूं, इधर से देखूं, तब उसकी संरचना कैसे होगी? तो उसकी संरचना होगी इस तरीके से, ठीक है। उसकी संरचना होगी इस तरीके से। ये क्या है? ये प्रिज्म है, ठीक है। ये क्या है? प्रिज्म है। अब इसके पीछे की अगर ये लाइन है, इस लाइन को कैसे दिखाया जाएगा? तो इस लाइन को दिखाया जाएगा डॉटेड से, ठीक है, इस तरीके से। ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका प्रिज्म, ठीक है। ये क्या है? प्रिज्म। और हम इसी प्रिज्म को किस तरीके से देख रहे हैं? तो सामने से देख रहे हैं। अगर इसमें देखा जाए तो हम ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। ऊपर से देखेंगे इस प्रिज्म को तो वो ऐसा ही दिखेगा। ये होता है प्रिज्म, ठीक है। अब मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। तो परिभाषा किस तरीके से होगी? तो आप देख सकते हैं कि इसका कोई भी दो अगर सरफेस लिया जाए, दो तल लिया जाए, एक तल इसको और एक तल इसको, ठीक है। तो ये किसी न किसी एंगल पर झुका हुआ है, ठीक है। ये दोनों तल किसी न किसी कोण पे झुका हुआ है। अगर इन दोनों की बात करें तो ये वाला भी किसी न किसी कोण पर झुका हुआ है और इसकी बात करें तो ये भी किसी न किसी कोण पर झुका हुआ है, ठीक है। तो इसके कोई भी अगर दो पृष्ठ लेंगे तो कोण पर झुका होना चाहिए, ठीक है। ये कैसा होता है? पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज हो जाएगा, ठीक है, समांग। समांग का मतलब होता है कि हर जगह बराबर। समांग का मतलब होता है हर जगह बराबर। समान का मतलब हर जगह बराबर। हर जगह बराबर का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको किधर से भी काटे, ठीक है, इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, इधर से काटे, तो हर जगह काटे तो ये बराबर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि अगर इस मार्कर के बारे में देखा जाए तो अगर मार्कर को मैं यहाँ से काटूँ, ठीक है, उसके बाद से इस मार्कर को फिर से यहाँ से काटूँ, उसके बाद से यहाँ से काटूँ, अगर सभी हिस्से को देखूं तो सभी हिस्सा क्या होगा? इस तरीके से देखा जाएगा तो इस तरीके से बराबर होना चाहिए, ठीक है। सभी हिस्सा इस तरीके से बराबर होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं समांग, ठीक है। तो इसकी मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ प्रिज्म की। तो प्रिज्म की परिभाषा क्या हो सकती है? ऐसा समान पारदर्शी
ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जिसके दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हों, ये किसी कोण पर झुके हों, प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, ऐसा समांग पारदर्शी माध्यम जिसके दो पृष्ठ किसी कोण पर झुके हों प्रिज्म कहलाता है। ठीक है, तो हमें इसमें किस दृश्य से काम है, तो जब हम इसको सामने से देखेंगे, इधर से देखेंगे, तो ये कैसा दिखेगा, तो सामने से देखने पर ये इस तरीके से दिखेगा, तो ये जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं मुख्य परिच्छेद। ठीक है, ये जो पृष्ठ देख रहे हैं इसी पृष्ठ को क्या बोला जाएगा, मुख्य परिच्छेद बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, मुख्य परिच्छेद। इस पृष्ठ को क्या बोला जाएगा, मुख्य परिच्छेद, और ये क्या हो जाएगा, इसका आधार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मुख्य परिच्छेद। ठीक है, और ये इसका आधार हो गया, और यहाँ पर होता है इसका कोण। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, इसका कोण। इस कोण को हम ए से दिखाते हैं, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, ये है प्रिज्म का कोण। ये क्या है, प्रिज्म का कोण, या फिर इसको अपवर्तक कोण भी बोल सकते हैं, अपवर्तक कोण। ठीक है, प्रिज्म का कोण बोले या फिर अपवर्तक कोण बोले, दोनों एक ही है। ठीक है, तो ये है प्रिज्म की संरचना। ठीक है, प्रिज्म की संरचना समझ में आई आपको। तो सामने से देख रहे हैं, तो ये क्या है, मुख्य परिच्छेद है, ये इसका आधार हो जाएगा, और यहाँ पर एंगल बनेगा, तो इस एंगल को बोलेंगे प्रिज्म का कोण या फिर अपवर्तक कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको हम किससे दिखाएंगे, ए से दिखाएंगे। तो प्रिज्म के कोण को किससे दिखाएंगे, ए से। अब प्रिज्म के कार्य देख लेते हैं कि प्रिज्म के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो प्रिज्म के कार्य। ठीक है, तो प्रिज्म के क्या क्या कार्य हैं, प्रिज्म के दो कार्य होते हैं। ठीक है, प्रिज्म के कितने कार्य होते हैं, दो। पहला क्या है, पहला है विचलन, और दूसरा है वर्ण विक्षेपण। पहला क्या है, विचलन, और दूसरा क्या है, वर्ण विक्षेपण। विचलन का मतलब क्या होता है, विचलन का मतलब ये होता है कि जब प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराएगी तो टकराने के बाद किसी दूसरे रास्ते निकल जाएगी। ठीक है, अगर प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकरा रही है तो टकराने के बाद वह किसी दूसरे रास्ते निकल जाएगी, ये घटना विचलन कहलाता है। ठीक है, मैं इसकी परिभाषा यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तो यदि प्रकाश किरण प्रिज्म से टकराती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, यह घटना विचलन कहलाता है। यह घटना विचलन कहलाता है। ठीक है, तो जब प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से टकराएगी तो टकराने के पश्चात किसी दूसरे रास्ते निकल जाएगी। ठीक है, ये घटना क्या कहलाएगा, विचलन। अब वर्ण विक्षेपण देखते हैं। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि वर्ण मतलब रंग होता है और विक्षेपण का मतलब होता है टूटना। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश,
सूर्य के प्रकाश को हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। सूर्य के प्रकाश को क्या बोलते हैं? श्वेत प्रकाश। अब श्वेत प्रकाश का मतलब ये होता है कि इसमें 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? इसमें 7 रंग होते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। जब ये श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराएगा तो 7 रंगों में बट जाएगा। कौन बटेगा? श्वेत प्रकाश। ठीक है, तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराएगा तो टकराने के बाद वो 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। यही घटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, तो मैं इसको लिख दे रहा हूं परिभाषा। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकराती है, ठीक है, टकराती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। यह घटना वर्ण विक्षेपण कहलाता है। वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, अभी केवल इसकी परिभाषा देख लीजिए। इसके बारे में, विचलन के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, उसके बाद से वर्ण विक्षेपण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पर केवल विचलन की परिभाषा दिया है और वर्ण विक्षेपण की परिभाषा दिया है। विचलन के बारे में देखते हैं कि विचलन किस तरीके से होता है। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक है कि विचलन किस तरीके से होता है, ये देखेंगे। उसके बाद से विचलन को पढ़ने के बाद तब हम पढ़ेंगे वर्ण। तो आइए देखते हैं विचलन किस तरीके से होता है प्रिज्म के द्वारा। ठीक है, तो प्रिज्म के द्वारा विचलन किस तरीके से होता है मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरण का विचलन। ठीक है, प्रिज्म के द्वारा प्रकाश किरण का विचलन हम देखने वाले हैं, किस तरीके से विचलन होता है। तो सबसे पहले हम प्रिज्म बनाएंगे। तो ये है आपका प्रिज्म। ठीक है, ये क्या है? ये है प्रिज्म। अब इसमें प्रकाश की किरण को भेजा जाएगा। तो मैं भेज दे रहा हूँ प्रकाश की किरण को ऐसे। तो ये है प्रकाश किरण जा रही है। ये प्रकाश किरण कैसी है? तो इसको हम बोलेंगे, ये प्रकाश किरण को एक रंग प्रकाश किरण। इसका क्या मतलब होता है? श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ठीक है, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। वो कौन कौन से रंग होते हैं मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो उन 7 रंगों में से केवल एक रंग को इस पर भेजा जाएगा। ठीक है, उन 7 रंगों में से केवल एक रंग को इस पर भेजा जाएगा। 7 रंग को हम इसलिए नहीं भेजेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर पता करना मुश्किल हो जाएगा कि किस किरण का विचलन किधर हो रहा है। ठीक है, किस रंग की किरण का विचलन किधर हो रहा है, तो यहाँ पर पता करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम केवल एक भेजेंगे, उसके बाद से इसके जरिए बाकी सभी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक रंग की प्रकाश किरण को भेजा गया है। अब इधर आप देख सकते हैं कि इधर कौन सा माध्यम है? इधर है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। ये कौन सा माध्यम है? ये है सघन माध्यम। फिर वापस कौन सा माध्यम हो गया है? ये वापस फिर से विरल माध्यम हो गया। ठीक है, तो प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ जा रही है? तो विरल से सघन में जा रही है और फिर सघन से कहाँ चली जाएगी? विरल में। ठीक है, तो जब विरल से सघन में जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। जब विरल से सघन की तरफ जाती है तो अविलंब की तरफ झुक जाती है। तो सबसे पहले तो हमें इस पर अविलंब खींचना होगा। तो अविलंब खींचेंगे तो अविलंब कैसा होता है? तो पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, अविलंब कैसा होता है? पृष्ठ के लंबवत। ये प्रकाश किरण को जाना कैसे
चाहिए था, प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहती थी, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहती थी, लेकिन इसका यहाँ पर होगा अपवर्तन। तो अपवर्तन होने का मतलब ये है कि प्रकाश किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी, तो अभिलंब की तरफ झुकने का मतलब ये है कि अभिलंब की तरफ इधर से झुक जाएगी, ठीक है। तो अभिलंब की तरफ झुकने का मतलब होगा कि ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, ठीक है, प्रकाश किरण ऐसे चली जाएगी। अब पुनः इसका अपवर्तन होगा, क्योंकि सघन से फिर कहाँ जा रही है, विरल में। मैंने क्या बताया कि ये पारदर्शी है, तो पारदर्शी का मतलब होता है कि आर पार निकल जाएगा, ठीक है, आर पार निकल जाएगा। तो जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट के जाएगा, ठीक है, विरल से सघन में जाएगा तो अविलंब की तरफ झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अविलंब से दूर हट के जाएगा। तो इसके लिए, इस पृष्ठ के लिए हम अविलंब खींचते हैं। तो अविलंब कैसा होगा, तो पृष्ठ के बिल्कुल लंबवत होगा, तो ये है अविलंब, ठीक है। प्रकाश किरण को जाना कैसे चाहिए था, प्रकाश किरण ऐसे जाना चाहती थी, ठीक है, ऐसे सीधे निकलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर फिर से होगा अपवर्तन। तो अपवर्तन होने का मतलब ये है कि प्रकाश किरण ऐसे जाना चाह रही थी। अब ये अविलंब से दूर हटने का मतलब ये है कि ये इधर, अविलंब से दूर हटने का मतलब होता है कि इधर हो के जाएगी, इधर जाएगी तो अविलंब की तरफ जा रही है, ठीक है। तो जाएगी कैसे, तो अविलंब से दूर हटके, तो अविलंब से दूर हटने का मतलब इधर जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकाश किरण को ऐसे बना दें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि प्रकाश किरण किधर जाना चाहती थी, प्रकाश किरण जाना चाहती थी इधर, और चली किधर गई, इधर। इस लाइन को मैं सीधा करते रहा हूँ ऐसे, ये, ठीक है। तो प्रकाश किरण जाना कैसे चाहिए थी, इधर, और चली गई इधर। तो यही घटना क्या कहलाता है, विचलन कहलाता है। तो प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो गई है यहाँ पर। तो जब प्रकाश अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी तो ये घटना क्या कहलाएगा, विचलन कहलाएगा, ठीक है। और ये विचलन किसके द्वारा हो रहा है, तो प्रिज्म के द्वारा, ठीक। अब इन किरणों को जान लेते हैं कि ये किरणें क्या, कौन कौन सी किरणें हैं। तो ये जब आ रही है किरण, तो इस किरण को बोला जाएगा आपतित किरण। ये कौन सी है, आपतित किरण, ठीक है। और ये कौन सी किरण है, तो ये है अपवर्तित किरण। ये कौन सी किरण है, ये है अपवर्तित किरण। यहाँ पर अपवर्तन हो रहा है तो अपवर्तित किरण होगी, ठीक है। उसके बाद से जब ये बाहर निकल गई है तो इस किरण को बोला जाएगा निर्गत किरण, ठीक है। तो जो आ रही है आपतित किरण, और ये अपवर्तित किरण, और जो बाहर निकल गई है वो निर्गत किरण कहलाएगी, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब कोण के बारे में देख लेते हैं। तो आपतित किरण और अविलंब जब कोण बनाते हैं तो इस कोण को आपतन कोण बोलते हैं, और इसको हम आई से दिखाते हैं, ठीक है। अब उधर अपवर्तित किरण और अविलंब जो कोण बनाएंगे उसको हम अपवर्तन कोण बोलेंगे। तो अविलंब कौन है, ये अविलंब है, और अपवर्तित किरण कौन है, ये है। तो इनके बीच में जो कोण बनेगा, इस कोण को हम आर से दिखाएंगे, और ये क्या है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण। उसके बाद से जिस कोण पे आएगी उसी कोण पर वापस चली जाएगी, जिस कोण पे आई है उसी कोण पे वापस चली जाएगी। तो ये कोण कौन सा हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। और जब ये कोण आई है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण भी आर हो जाएगा, ठीक है। तो इस किरण के लिए ये जो आर है आपतन कोण है, और ये आई जो है अपवर्तन कोण है, ठीक है। इस किरण की बात की जाए तो इस किरण के लिए ये जो कोण है आपतन कोण है, और ये कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है, ठीक है। और यहाँ पर इस किरण के लिए बात की जाए तो ये आपतन कोण है और ये अपवर्तन कोण है, ठीक है। समझ में आया आपको। और ये है इसका प्रिज्म का कोण। इसको हम किससे दिखाते हैं, ए से। तो ये क्या है, ये है प्रिज्म का कोण, या फिर इसको हम बोलते हैं अपवर्तक कोण, ठीक है, अपवर्तक कोण। इसको क्या बोल सकते हैं, अपवर्तक कोण या फिर प्रिज्म का कोण। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ है प्रकाश किरण का विचलन, ठीक है। अब कितना विचलन हुआ है इसकी माप कैसे करेंगे, तो कितना विचलन हुआ है इसको देखने के लिए अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक देखते हैं।
तो विचलन कितना हुआ है ये देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पे हुआ है प्रकाश किरण का विचलन, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, प्रकाश किरण का विचलन हुआ है। अब ये विचलन कितना हो रहा है, ठीक है, ये विचलन कितना हुआ है, इसकी माप कैसे करेंगे, तो इसकी माप करेंगे हम विचलन कोण द्वारा, ठीक है। इसकी माप कैसे करेंगे, इसकी माप करेंगे विचलन कोण द्वारा। तो आइए देखते हैं विचलन कोण होता क्या है, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है विचलन कोण। अगला टॉपिक है विचलन कोण। विचलन कोण क्या होता है देखते हैं। तो विचलन कोण को हम डेल्टा से दिखाते हैं। विचलन कोण को किससे दिखाएंगे, डेल्टा से। तो फिर से मैं वापस वही प्रिज्म बना रहा हूँ, ये है प्रिज्म, ठीक है। अब किस तरीके से इसमें विचलन हुआ है देख लेते हैं। तो ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर हम खींचेंगे अविलंब ताकि इसका पता कर सके कि कितने कोण पर आ रही है और कितने कोण पर जा रही है। ये जाना कैसे चाहिए थी, ऐसे जाना चाहिए थे, सीधे निकल जाना चाहिए थे, ठीक है, सीधे इसको निकल जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर होगा इसका अपवर्तन, और अपवर्तन होने की वजह से ये अविलंब की तरफ झुकेगी और झुकने के बाद ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद से फिर से अब सघन माध्यम से कहाँ जा रही है, विरल माध्यम में। तो यहाँ पर पुनः इसका होगा अपवर्तन। तो अपवर्तन होने के लिए हम अविलंब खींच लेते हैं। तो ये है अविलंब, ठीक है, ये क्या है, अविलंब। प्रकाश किरण को कैसे जाना चाहिए था, प्रकाश किरण को सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन सीधे ना निकल करके यहाँ पर होगा पुनः इसका अपवर्तन। तो इस बार क्या होगा, जब सघन से विरल में जा रही है तो अविलंब से दूर हटेगी। तो अविलंब से दूर हटने का मतलब ये है कि इस तरीके से होके जाएगी, ठीक है। तो अविलंब से दूर हटने का मतलब ये है कि प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, ठीक। तो ये कौन सी किरण हो जाएगी, ये हो जाएगी आपतित किरण। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है, ये है अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। और ये कौन सी किरण है, ये है निर्गत किरण, ठीक है। ये कौन सी किरण है, निर्गत किरण। तो विचलन कितना हुआ है इसका पता करने के लिए हम आपतित किरण को आगे तक बढ़ाएंगे और निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाएंगे। तो पीछे तक बढ़ा देते हैं इसको, तो ये पीछे तक बढ़ गया, ठीक है, ऐसे पीछे तक बढ़ गया। अब इन दोनों के बीच में एक कोण बन रहा है, एक कोण बन रहा है, इसी कोण को हम बोलते हैं विचलन कोण, ठीक है। इसी कोण को क्या बोला जाएगा, विचलन कोण। तो ये कोण बना कैसे है, तो आपतित किरण को आगे तक बढ़ाया गया है और निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाया गया है, ठीक है। तो आपतित किरण को आगे तक और निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाने पर जो कोण बनेगा वही कोण क्या कहलाएगा, विचलन कोण। अब विचलन को हम माप सकते हैं कोण के द्वारा। तो इस तरीके से हम विचलन कोण को माप सकते हैं, कैसे, तो आपतित किरण को आगे तक और निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ा देंगे, जो कोण बनेगा वही कोण क्या होगा, विचलन कोण हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ। आपतित किरण को आगे तक तथा निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाने पर बना कोण विचलन कोण कहलाता है। विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। इसको किससे दिखाया जाता है, तो इसको दिखाया जाता है डेल्टा से। समझ में आया विचलन कोण। तो विचलन कोण का मतलब कि आपतित किरण को आगे तक और निर्गत किरण को पीछे तक बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो भी कोण बनेगा वो कोण विचलन कोण कहलाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब अगला टॉपिक है न्यूनतम विचलन कोण, ठीक है।
अगला टॉपिक क्या है, न्यूनतम विचलन कोण। तो मैं अगला टॉपिक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, ये अगला टॉपिक है न्यूनतम विचलन कोण। इसको हम डेल्टा एम से दिखाते हैं। एम क्या बता रहा है, मिनिमम को बता रहा है। ठीक है, मिनिमम मतलब कम से कम, न्यूनतम। तो न्यूनतम विचलन कोण का मतलब क्या होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो विचलन कोण है किस पर डिपेंड है, विचलन कोण है ये आपतित किरण के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, विचलन कोण किसके ऊपर डिपेंड है, तो आपतित किरण के ऊपर। तो जैसे जैसे हम आपतित किरण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटते जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे आपतित किरण का मान हम बढ़ाते जाएंगे विचलन कोण का मान घटता जाएगा। अब इसको बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए बढ़ाते जाए तो ये क्या हो रहा है, घटते जाएगा और घटेगा और घटेगा। अब इसको और ज़्यादा अब बढ़ाएंगे, इसको अब और ज़्यादा बढ़ाएंगे तो इसका मान घटने की बजाय अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हो क्या रहा है, इसका मान बढ़ा रहे हैं तो इसका मान घट रहा है। ठीक है, इसको बढ़ाने पर इसका मान घट रहा है तो इसको बढ़ाते जा रहे हैं और एक स्थिति ऐसी आएगी कि अब इसका मान घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसका मान घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जिस पॉइंट पर बढ़ना शुरू हो रहा है उसी पॉइंट को हम न्यूनतम विचलन कोण कहेंगे। ठीक है, समझ में आया, एक बार और समझते हैं इसको। ये जो विचलन कोण है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये डिपेंड कर रहा है आपतित किरण के ऊपर। तो जैसे जैसे आपतित किरण का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान घटता जाएगा। तो इसका मान बढ़ाते जाएं तो इसका मान घटते जाएगा। एक स्थिति ऐसी आएगी कि इसका मान बढ़ा रहे हैं तो इसका मान अब घटने की बजाय बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तो हमेशा बढ़ता रहेगा लेकिन ये क्या होगा, घट करके पुनः वापस अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, घट करके अब बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जो सबसे न्यूनतम पॉइंट है उसी को हम बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो इसको मैं एक ग्राफ के जरिए दिखा दे रहा हूँ आपको कि कैसे बढ़ता है ये। ठीक है, और इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो इसको बोला जाएगा आपतित किरण। ठीक है, ये जो लाइन है ये लाइन आपतित किरण की लाइन है और ये जो लाइन है विचलन कोण का है, विचलन कोण। ये लाइन किसको बता रहा है, विचलन कोण को बता रहा है, और ये लाइन किसको बता रहा है, आपतित किरण को। अगर मुझे आपतित किरण मापना होगा तो मैं इसी लाइन पे आऊँगा और विचलन कोण मापना होगा तो इस लाइन पे आऊँगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ होता कैसे, तो इसका ग्राफ होता है इस तरीके से। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट को लूँ, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट को लूँ तो यहाँ पर विचलन कोण का मान देखा जाए और आपतित किरण का मान देखा जाए तो आपतित किरण इतना सा है। ठीक है, आपतित किरण कितना सा है, इतना सा है, और विचलन कोण इतना है। विचलन कोण कितना है, इतना है, ये है विचलन कोण। ठीक है, उसके बाद से अगर मैं दूसरा पॉइंट लूँ यहाँ पर तो यहाँ पर मुझे आपतित किरण चेक करना है। तो आपतित किरण देख सकते हैं कि अब आपतित किरण क्या हो गई है, अब आपतित किरण बढ़ गई है। ठीक है, आपतित किरण बढ़ गई है लेकिन विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घट गया है। विचलन कोण का मान क्या हो गया, घट गया। उसके बाद से अगर इस पॉइंट को ले तो इस पॉइंट पे भी ऐसे, ठीक है, आपतित किरण का मान और बढ़ गया, आपतित किरण का मान और बढ़ गया और विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। विचलन कोण का मान क्या हो गया, घट गया। अगर इस पॉइंट को ले तो इस पॉइंट को ले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपतित किरण, ठीक है, यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे, ये और ये, ठीक है। अब इस पर विचलन कोण चेक किया जाए तो ये है विचलन कोण, ठीक है, ये है विचलन कोण। अब इस पॉइंट पे चेक किया जाए
तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि आपतित किरण का मान तो हमेशा बढ़ रहा है, आपतित किरण यहाँ से यहाँ तक चली गई, लेकिन अब विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, अब विचलन कोण का मान बढ़ने लगा है। ठीक है, विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, बढ़ने लगा है। तो आप देख सकते हैं कि विचलन कोण सबसे ज़्यादा था यहाँ पे, उसके बाद से यहाँ कम हुआ, यहाँ उससे कम हुआ, यहाँ सबसे कम हो गया, अब विचलन कोण का मान बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो यहाँ पर विचलन कोण का मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, और ये है जाए इस तरीके से। तो हम आपतित किरण का मान बढ़ाते जा रहे हैं और विचलन कोण का मान घटते जा रहा है। एक स्थिति ऐसी आ रही है कि यहाँ से घटने की बजाय अब पुनः बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सबसे न्यूनतम स्थिति है इसी को बोला जाएगा न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, इसको क्या बोला जाएगा, यही है आपका न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक है, इसको हम किससे दिखाते हैं, तो डेल्टा एम से दिखाते हैं। तो मैं इसकी परिभाषा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। तो जब आपतित किरण का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता है। ठीक है, विचलन कोण का मान क्या हो रहा है, घटता है। एक स्थिति ऐसी आती है जिस पर विचलन कोण का मान बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, सबसे न्यूनतम स्थिति न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। न्यूनतम विचलन कोण कहलाता है। ठीक है, परिभाषा समझ में आई आपको। अब अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है एन और डेल्टा एम, और क्या है, ए। एन क्या है, एन है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक किसका होता है, तो किसी न किसी पदार्थ का होता है। ठीक है, तो अपवर्तनांक किसका होता है, किसी पदार्थ का होता है, जिस पदार्थ से वो वस्तु बनी है। ठीक है, जैसे यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम प्रिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो प्रिज्म किस पदार्थ से बना है, उस पदार्थ का हम यहाँ पर अपवर्तनांक देखेंगे। ठीक है, उसके बाद से ये क्या है, ये है न्यूनतम विचलन कोण, और ये क्या है, अपवर्तक कोण या प्रिज्म का कोण। ये क्या है, प्रिज्म का कोण या अपवर्तक कोण। तो इन तीनों में हम क्या देखने वाले हैं, इन तीनों में देखा जाएगा संबंध। इन तीनों में क्या देखा जाएगा, इन तीनों में संबंध देखा जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक है इसके बीच में संबंध। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। चलिए, तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है अपवर्तनांक n, प्रिज्म का कोण। प्रिज्म का कोण इसको किससे दिखाते हैं, ए, तथा
तथा न्यूनतम विचलन कोण में संबंध, न्यूनतम विचलन कोण में संबंध। तो ये हाई स्कूल बेस पर केवल और केवल फार्मूला दे दिया है, हाई स्कूल बेस पर केवल और केवल फार्मूला दिया है, इसका डेरिवेशन नहीं दिया है। ठीक, इसका डेरिवेशन इंटर में दिया है 12 में, तो वहाँ पर बताया जाएगा आपको। तो इसका डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ। तो फार्मूला किस तरीके से होता है, तो n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2, ये है फार्मूला और ये है इन राशियों के बीच में संबंध। ठीक, n क्या है, n है अपवर्तनांक है, डेल्टा m क्या है, डेल्टा m है प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, और a क्या है, प्रिज्म का कोण है। ठीक है, तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला कब के लिए लागू होगा, ये फार्मूला लागू होगा जब प्रिज्म के कोण का मान 10 डिग्री से ज़्यादा हो, 10 डिग्री से ज़्यादा हो। जब प्रिज्म के कोण का मान 10 डिग्री से ज़्यादा हो तो उस स्थिति पे हम इस फार्मूले को लगाएंगे, और जब प्रिज्म के कोण का मान 10 डिग्री से कम हो तो उस स्थिति में हम बोलते हैं उस प्रिज्म को पतला प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, पतला प्रिज्म। तो इस स्थिति में हम प्रिज्म को क्या बोलते हैं, पतला प्रिज्म। और पतला प्रिज्म का क्या मतलब होता है कि अपवर्तक कोण का मान 10 डिग्री से कम हो तो हम पतला प्रिज्म कह सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो इसके लिए फार्मूला होगा डेल्टा m इज इक्वल टू a प्लस n-1, ये है फार्मूला। ठीक है, n-1 ये क्या है, पतले प्रिज्म के लिए है, और ये इसको बोल सकते हैं मोटे प्रिज्म के लिए। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मोटे प्रिज्म के लिए, ये मोटे प्रिज्म के लिए होगा और ये पतले प्रिज्म के लिए होगा। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर आती है, आदर्श प्रिज्म क्या होता है, आदर्श प्रिज्म। ठीक है, आदर्श प्रिज्म, तो इसका मतलब ये होता है कि आदर्श प्रिज्म का मतलब होता है कि जब a का मान 60 डिग्री हो, किसका मान, a का, a क्या है, अपवर्तक कोण है, तो जब अपवर्तक कोण का मान 60 डिग्री हो तो ऐसे प्रिज्म को आदर्श प्रिज्म बोला जाता है। ठीक है, जब अपवर्तक कोण का मान 60 डिग्री हो तो ऐसे प्रिज्म को क्या बोला जाएगा, आदर्श प्रिज्म। ठीक, अब इस टॉपिक पे हम सवाल लगा के देखते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ इस पे। क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 है तथा अपवर्तक कोण 60 डिग्री है तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो किसी प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक 2 है और अपवर्तक कोण कितना है, 60 डिग्री है, तो न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, तो सॉल्यूशन में लिखते हैं दिया है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखा जाता है, दिया है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, तो ये क्या है,
अपवर्तनांक है, 2 क्या है, अपवर्तनांक है। तो अपवर्तनांक को किससे दिखाते हैं, n से। तो n इक्वल टू 2। अब अपवर्तक कोण का मतलब प्रिज्म का कोण, तो इसको किससे दिखाते हैं, a से। तब a की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। पूछ क्या रहा है, न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण को हम डेल्टा m से दिखाते हैं और इसी की वैल्यू पूछ रहे हैं। अब इसके रिस्पेक्ट में हम फार्मूला लिख देंगे इससे संबंधित। तो फार्मूला क्या है, तो फार्मूला है n इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन a बाई 2। ये है फार्मूला इस क्वेश्चन से संबंधित, ठीक है। अब इस फार्मूले पे हम मान रख देते हैं सबका। तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 2 और ये बराबर साइन डेल्टा m पूछ रहा है और प्लस a की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइडेड बाई 2 बटा साइन a की वैल्यू कितनी 60, तो 60 बटे 2, इससे कट जाएगा, होगा क्या 30। तो अगला स्टेप होगा 2 इज इक्वल टू साइन डेल्टा m प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर साइन डेल्टा m प्लस 60 बाई 2 और ये हो जाएगा 1/2। 1/2 क्यों, साइन 30 अंश का मान 1/2 होता है, ठीक। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 बराबर ये हो जाएगा 2 और ये साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2, ठीक है। ये 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे 1 रहेगा, 1 को लिखा नहीं जाता है। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो होगा क्या 1 इज इक्वल टू इधर क्या बचा, इधर बचा साइन डेल्टा m प्लस a बाई 2, ठीक है। अब अगला स्टेप कैसे सॉल्व होगा, अगला स्टेप सॉल्व होगा अगर RHS में देखा जाए साइन है तो LHS में भी साइन बनाया जाएगा, ठीक है। RHS में अगर साइन है तो LHS में भी साइन बनाया जाएगा। तो ये देखा जाएगा कि साइन में कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन में 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 1 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 90 डिग्री, ठीक है। और इज इक्वल टू ये हो जाएगा साइन और डेल्टा m प्लस a बाई 2। अगर हम दोनों पक्षों की तुलना करें तो इधर भी साइन है, इधर भी साइन है, ठीक है। तो तुलना करने पर मिलेगा क्या, 90 बराबर इतना, ठीक है। इसके कोण से इसके कोण की तुलना हो जाएगी, ठीक। तो होगा क्या 90 इज इक्वल टू डेल्टा m प्लस a की वैल्यू कितनी है, और सॉरी यहाँ पर 60 है, यहाँ पर कितना है 60 है, ठीक है। यहाँ पर कितना है 60, ये है 60 डिग्री, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तेरे गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 180 हो जाएगा, 90 दूनी 180 और ये डेल्टा m प्लस 60, ठीक है। अब अगला स्टेप क्या होगा, 60 को हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा m। अब डेल्टा m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डेल्टा m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 120 डिग्री। तो ये है न्यूनतम विचलन कोण। तो न्यूनतम विचलन कोण का मान कितना है, 120 अंश, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ में आया। अब अगला हम कल देखेंगे, अगला टॉपिक हम कल देखेंगे।